उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया। 24 घंटे में मिले 505 मामले। उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संकल्प यात्रा के समापन में करेंगे शिरकत। गंगोत्री विधानसभा में विजय संकल्प यात्रा का समापन होगा। बर्फ की सफेद चादर से ढकी वादियां, तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। निचले इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बढ़ते केसों के चलते रात्रि कर्फ्यू में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। 24 घंटे में 505 मामले मिले हैं और 200 से अधिक मामले राजधानी देहरादून में आए हैं। तो फिलहाल संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। आपको बता दें उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 505 मामले सामने आए हैं और रात्रि कर्फ्यू में भी इजाफा किया गया है। अब रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इस वक्त बड़ी मुश्किलें साफ तौर पर सरकार के सामने है और वो भी ऐसे समय में जब उत्तराखंड में कुछ समय बाद चुनाव है और चुनावी रैलियों का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 505 नए संक्रमित मिले हैं। एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है, ये अच्छी जानकारी है। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के मामले सामने आ रही हैं, पहले तो बताइए क्या कुछ पाबंदियां सरकार ने लगाई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि 24 घंटे के अंदर 505 मामले उत्तराखंड में निकल कर आए हैं। वही ममता आपको बता दें कि जितने उत्तराखंड की यदि राजधानी देहरादून की बात करें तो 200 से अधिक मामले केवल राजधानी देहरादून में ही है। लेकिन उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं सतर्क जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अभी कोरोना कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू लगाया गया था जिसमें 11 बजे से 5 बजे तक का समय रखा गया था, लेकिन उसमें भी अब बढ़ोतरी कर दी गई है। जो समय में बढ़ोतरी की गई है वो अब रात करीब 10 बजे से लेकर रात 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू उत्तराखंड, और जिसके कुछ छूट भी दी गई है, जिससे कि आवश्यक सेवाएं जो है उनको छूट दी गई है। साथ ही ममता आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर भी उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क नजर आ रही है। तमाम वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है, चाहे वो बच्चों का हो, 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन का लगाने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने दिया है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर लगभग 6,28,000 के लगभग छात्रों को, बच्चों को वैक्सीन लग चुकी होगी। लेकिन अगर हम देखें तो बीते कितने दिनों से ये मामले बढ़ रहे हैं और खासकर एक और बात बताइए, ये जो संक्रमण बढ़ रहा है क्या ये स्थानीय लोगों में बढ़ रहा है या फिर ये पर्यटक या फिर जो ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के निवासी तो हैं लेकिन अन्य राज्यों से हाल फिलहाल में उत्तराखंड पहुंचे हैं? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि ये संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से नया वर्ष से ही जिस तरह जो जश्न पार्टियां बनी थी, कहीं ना कहीं उसका परिणाम ये है कि जो कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं, क्योंकि नए साल से ही ये कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और साथ ही चुनावी रैलियों के माध्यम से भी ये कोरोना कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ममता, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की रैली उत्तराखंड में हुई थी और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव निकले, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार एक तरीके से माना जा सकता है कि उसके जिम्मेदार जो रैलियां हैं वो भी इसकी जिम्मेदार हैं। और साथ ही यदि पर्यटकों की बात करें, क्योंकि ममता साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि कोई पर्यटक उत्तराखंड आता है तो उसको कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड आना होगा, तभी उसको एंट्री उत्तराखंड में दी जाएगी। और जिस तरीके से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बर्फबारी है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पर्यटक उत्तराखंड जरूर आ रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों में इतना
कोरोना का मामले नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए जो स्थानीय लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं उन्हीं में इस तरह के मामले अधिकतर पाए जा रहे हैं ममता। लेकिन अगर हम देखें तो जिला अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों के क्या कुछ उनकी तरफ से काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो कई चालान लोगों के काटे जा रहे हैं और मास्क ना पहनने पर जिस तरीके से कार्रवाई सरकार कर रही है, क्या नजर आ रहा है? अब जागरूकता आ रही है जनता में, क्योंकि हमने देखा बीते दिनों लोगों के मुंह से मास्क गायब हो गए थे क्योंकि उनका लग रहा था कि कोरोना का खतरा जो है वो खत्म हो गया है। बिल्कुल ममता, जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ दिनों पहले लोगों के मुंह से मास्क खत्म हो गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना खत्म हो गया था, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे और सरकार भी सख्ती दिखा रही है, प्रशासन सख्ती अधिकारी के माध्यम से लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है, जो मास्क नहीं लगा रहा है उसको कहीं ना कहीं जुर्माना भी वसूला जा रहा है। तो इसको देखते हुए अब लोगों में जागरूकता जरूर फैली है, चाहे वो डर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चलान का डर लोगों को सताने लगा है, उसके चलते ही अब जो लोग मास्क लगाने लगे हैं। लेकिन हमसे समझना होगा जनता को भी कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तो उसके लिए अपने आप सावधानी रखनी होगी और खुद ही सावधान रहना होगा, तभी वो कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन चुनावी रैलियां, चुनावी सभाओं का क्या है? बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए कि चुनावी सभाएं कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा जरूर देती हैं, क्योंकि आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल भी खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए चुनावी रैली की वजह से। और जिस तरीके से यदि सरकार को भी इसकी तरफ सोचना होगा कि जो चुनावी रैलियां हैं उसको कहीं ना कहीं प्रतिबंध जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया था निर्वाचन आयोग को और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो चुनावी रैलियां होनी है वो सिर्फ वर्चुअल के माध्यम से चुनावी रैलियां हों, लेकिन उस पर अभी तक कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। अब देखने वाली बात होगी ममता कि क्या जो चुनावी रैलियां होनी है वो वर्चुअल माध्यम से की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धनराज आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते आंकड़े लोगों के लिए इस वक्त मुसीबत बने हुए हैं। आने वाला समय चुनाव का, ऐसे में बेहद जरूरी है इस वक्त सरकार का भी एहतियात बरतना और सख्त जो नियम है उनको लागू करना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात राजनाथ सिंह की कर लेते हैं और बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम की। दरअसल उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह संकल्प यात्रा के समापन में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी में ये समापन होने जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तरकाशी वो पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी तक राजनाथ सिंह का कार्यक्रम पूरी तरीके से तय है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर क्या चुनावी लिहाज से ये यात्रा रद्द तो नहीं हो जाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सभी चुनावी यात्राओं को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि विजय संकल्प यात्रा के समापन पर उत्तरकाशी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई अन्य दिग्गज आज जुटने जा रही हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का जोशियाड़ा में समापन होगा। सभी वीवीआईपी हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग से पहुंचेंगे और इसके लिए प्रशासन ने रूट मैप भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन तैयारियों में पूरी तरीके से जुटा रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जनपद की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वही संभावना ये भी जताई जा रही है कि कार्यक्रम के दौरान सीएम उत्तरकाशी के लिए कुछ विशेष घोषणा भी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि सीएम करीब 75 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिनकी लागत करीब 110 करोड़ है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां की हैं। रक्षा मंत्री प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। धनराज संवाददाता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। धनराज, बात अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करें तो उत्तरकाशी वो पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, कैसा कार्यक्रम रहने वाला है? जी ममता, बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हो कि लोग बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राजनाथ हो,
और अब जिस तरीके से राजनाथ का ये दौरा है बड़ा ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि विजय संकल्प यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है चुनाव को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आज समापन भी राजनाथ के द्वारा किया जाना है और आज उत्तरकाशी राजनाथ पहुंचेंगे तो सभी तैयारियां शासन प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विजय संकल्प यात्रा है वो उत्तरकाशी में आज उसका समापन करेंगे और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। क्योंकि ममता, आपने देखा होगा कि अभी यूपी में की बात करें तो यूपी में सभी जो चुनावी रैलियां है वो निरस्त कर दी गई, क्योंकि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही उत्तराखंड के अंदर भी है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो जनसभा राजनाथ करने जा रहे हैं क्या वो निरस्त की जाएगी या फिर वो जनसभा होगी, क्योंकि कोरोना का ग्राफ बढ़ता है तो इसके चलते कहीं ना कहीं वो निरस्त होनी भी आवश्यक है, क्योंकि यदि भीड़ इकट्ठा होती है तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामले बढ़ने का अंदेशा लगातार रहता है। तो ममता, उसी को देखते हुए शासन प्रशासन की तैयारियां हालांकि अभी पूरी हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजनाथ पहुंचेंगे और उसमें उस समापन में कहीं ना कहीं बड़े जो नेता है बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मौजूद होंगे, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक वो उसमें मौजूद होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से राजनाथ यहाँ पर आकर जनसभा को संबोधित करते हैं। बिल्कुल धनराज, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि सीएम भी आज उत्तरकाशी की जनता को कई सौगातें देने जा रही हैं। बिल्कुल ममता, जिस तरीके से माना जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहीं ना कहीं योजनाओं पे योजनाएं लगातार निकाली जा रही हैं, वहीं जो उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राजनाथ भी उसमें मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं लगभग 75 ऐसी योजनाएं हैं जिनका जो शिलान्यास भी वहां से कर सकते हैं और काफी ही उत्सुकता के साथ जो उत्तरकाशी की जनता है वो उस ओर देख रही है कि जब उत्तरकाशी के अंदर रक्षा मंत्री होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे तो कहीं ना कहीं उनको कुछ लाभ जरूर मिलेगा। जो योजनाएं होंगी उससे कहीं ना कहीं उनको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज उनका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी वो 75 योजनाएं हैं जिनका घोषणा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में करने जा रहे हैं। कहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है उत्तरकाशी में, और ये भी बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जब वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल ममता, जब राजनाथ उत्तरकाशी पहुंचेंगे तो जो मंदिर है वहां पर काशीनाथ जी का, विश्वनाथ का, उसमें जाके वो पूजा अर्चना करेंगे और देश की खुशहाली के लिए कामना करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब राजनाथ वहां पहुंचेंगे तो किस तरह की तैयारी मंदिर में होगी और किस तरीके से वो पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है, उत्तरकाशी की महत्वता को भी बताइए, क्योंकि यहाँ पर राजनाथ सिंह का कार्यक्रम रखना वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जहां से राजनाथ सिंह का कोई कनेक्शन भी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के हैं और उन्हें उत्तराखंड में आज उत्तरकाशी बुलाया गया है, वो भी एक बड़ी यात्रा के समापन समारोह में। क्या कनेक्शन रहने वाला है? बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए उत्तरकाशी का महत्व बड़ा ही महत्व है, क्योंकि अभी तक जो मुख्यमंत्री बनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं गढ़वाल क्षेत्र से बनाए जाते थे और उत्तरकाशी भी गढ़वाल क्षेत्र में आता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही महत्व उत्तरकाशी का माना जाता है, क्योंकि गंगोत्री एक विधानसभा उत्तरकाशी में ही आती है और उसमें कहीं ना कहीं जो वहां से जीत कर आता है तो कहीं ना कहीं उसी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनती है, ये महत्व उसका माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज राजनाथ वहां पहुंच रहे हैं तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या सत्ता में बीजेपी दोबारा वापस होगी या नहीं होगी। ममता, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धनराज फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो आज राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंच रही हैं, जहां पर वो विजय संकल्प यात्रा का समापन करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, जो 75 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास सीएम की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट का एक बड़ा फैसला आपको बता देते हैं। पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ किया गया है। वृद्धकों और विधवाओं, दिव्यांगजनों को 1500 रुपए पेंशन और बैठक में 40 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। ये अंतिम कैबिनेट बैठक थी। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में तमाम अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और जिनमें से आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों का गृह कर माफ किया गया है। ये एक बड़ी योजना हमने देखी कैबिनेट की बैठक में। तो कई बड़े फैसले लिए गए और अंतिम बैठक थी, ऐसे में चर्चाएं बहुत अधिक रही उसमें। फिलहाल आपको यह भी जानकारी दे दें कि चुनाव से पहले इस बैठक का होना अपने आप में महत्वपूर्ण है।
और भी कई ऐसे फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए, जिसमें वृद्धों और विधवाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपए पेंशन प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट ने प्रदेश की नई स्वास्थ्य नीति को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक 40 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। एक 112 आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक महिला और एक पुरुष चिकित्सक की तैनाती होगी और इसके लिए कुल 224 पदों का सृजन होगा। वहीं आपको बता दें कि आयुर्वेद और होम्योपैथी विभाग के डॉक्टरों को MBBS चिकित्सकों की तर्ज पर विभागीय सुनिश्चित कैरियर DACP का लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलना संभव माना जा रहा है। शिक्षा मित्रों का वेतन 20,000 किया गया है, 1500 से बढ़ाकर इसे 20,000 कर दिया गया है। और आपको बता दें इसके करीब 734 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, ये भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने नाइट कर्फ्यू का समय 1 घंटे और बढ़ा दिया है। तो कोरोना पर चर्चा हुई है। हल्द्वानी और ऋषिकेश IDPL में 500 बेड हॉस्पिटल को 22 मार्च तक बढ़ाने के लिए MOU को मंजूरी दी है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिए, कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या वो अहम फैसले हैं जो बैठक में लिए गए? बिल्कुल ममता, देखिए उत्तराखंड कैबिनेट की कल बैठक हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। और ये बैठक उत्तराखंड सरकार की, खासकर धामी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक भी कही जा सकती है, क्योंकि इसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता बनेगी और फिर उसकी बैठक होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और शायद इसीलिए इसमें बहुत अधिक विषय भी आए जिनको कैबिनेट ने, जिन पर अपनी मुहर लगाई। 40 से अधिक विषय पे कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है, जिसमें कुछ ऐसे विषय थे जिन पर आगे भविष्य में फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही कुछ फैसले ऐसे भी इसमें ममता हैं जिनका भी आप जिक्र कर रही थी, वो चुनावी लिहाज से देखें तो सियासी नफा नुकसान को देखते हुए भी लिए गए हैं। उसमें कुछ लोगों के मानदेय बढ़ाने की बात है, या शिक्षा मित्रों की बात है, इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बात है, या वृद्धा पेंशन की बात है। इस पर बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सियासी लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से कई ऐसे मामले हैं जो सरकार के ढांचे को भी पुनर्गठित करने को लेकर के लिए गए हैं। बहुत सारे विषय है, वो आपको सारा बिंदुवार आपने अभी पढ़ा भी है। तो इस तरह से अगर हम बात करें इस बैठक के महत्व की, यानी इम्पोर्टेंस की, तो उसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है, खासकर जब चुनाव के ठीक पहले ये बैठक हुई। और धामी के नेतृत्व में इस बैठक में तमाम उन फैसलों को लिया गया जिनको आगे अगर सरकार बदलती है, किसी और पार्टी की सरकार आती है, तो शायद उसको पुनर्विचार करना पड़े। इस तरह से आप देखें तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही बनता है। हाँ बिल्कुल। और साथ ही साथ जो पूर्व सैनिकों की बात करें या फिर इसमें वृद्ध विधवाओं की बात करें, या अगर हम कहें कि इसमें किसानों और बागवानों को भी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, देखिए विधवा और वृद्धा पेंशन को उन्होंने बढ़ा दिया है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को भी उन्होंने राहत दी है। और खासकर बागवानी विकास के लिहाज से जो बागवानी लीज पे दी जाती है, तमाम जो उत्तराखंड सरकार के बगीचे हैं, आपको ममता बताऊं कि जो उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है, वो सेब के बगीचे हैं या कुछ अन्य तरह के जो बगीचे हैं, उनको लीज पे दिया जाता है। उसमें उत्तराखंड सरकार ने कुछ संशोधन किया है और उनको लीज पे देने की जो प्रक्रिया है उसको और सरलीकृत किया है, सरल किया है, जिससे अधिक से अधिक उसका लोग लाभ उठा सके और उसका अधिक से अधिक लाभ उत्तराखंड सरकार को भी हो। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले, कुल 40 के लगभग फैसले कल के कैबिनेट में पास हुए हैं। और अगर हम बात कोरोना की करें तो बैठक में सबसे महत्वपूर्ण, धीरेन्द्र, इसी पर चर्चा हुई है। जानकारी तो ये निकल कर सामने आई कि रात्रि कर्फ्यू में बढ़ोतरी की गई है। जी ममता, बिल्कुल। रात्रि कर्फ्यू पहले 11 बजे से शुरू होता था रात में और सुबह 5 बजे तक लागू हो रहा था, चल रहा था। अब कैबिनेट व्यापक समीक्षा के बाद जो पूरे प्रदेश से इनपुट्स मिले उत्तराखंड सरकार को,
उसको देखते हुए एक तो ये फैसला किया गया कि कर्फ्यू को अब 10 बजे रात्रि से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जब समीक्षा की और अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की, तो उसमें ये निकल करके आया कि जिस तरह से बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब हो सकती है, बदतर हो सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं पे बुरा असर पड़ सकता है, वे चरमरा सकती है। उसको देखते हुए उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कुछ अधिकार भी दिए हैं कि वो रात्रिकालीन कर्फ्यू हो या भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने का तरीका हो या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने का मामला हो, वह उनको शासन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वो स्वतः संज्ञान लेकर के अपना, उनको राज्य सरकार ने उनको अधिकार दे दिए हैं कि वो स्वतः उसको लागू करे और कोविड को किसी भी तरह से कंट्रोल में रखे, नियंत्रण में रखे, वो अनियंत्रित न होने पाए जैसे पहली और दूसरी लहर में हुआ था ममता। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कहा जा सकता है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए धीरेन्द्र फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कैबिनेट की बैठक में तमाम अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कोरोना का जिक्र किया गया है, साथ ही जो तमाम ऐसी योजनाएं थी उनमें भी बढ़ोतरी की गई है। क्योंकि एक और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनाव टालने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वर्चुअल रैली और ऑनलाइन वोटिंग पर विचार करें। 12 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा के चुनाव और रैलियों को स्थगित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग और भारत सरकार से पूछा कि क्या रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 जनवरी तक इस मामले में सरकार से जवाब देने को कहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना के कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 500 से अधिक नए मरीज मिल रही हैं और ये जो संक्रमण बढ़ रहा है, इसने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पहाड़ों में भी संक्रमित मामले बढ़ने लगे। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। संचित शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, समय ऐसा आ चुका है क्योंकि कोरोना के बढ़ रही है मामले, इसमें चुनावी रैलियों पर रोक तो साफ तौर पर लगने की मांग हर एक जनता कर रही है, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने भी सवाल उठा दिया है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता रैलियां ऑनलाइन हो और वर्चुअली हो और वोटिंग ऑनलाइन हो, जवाब सरकार कब तक दे पाएगी? देखिए, अभी जो अगली सुनवाई होगी उसमें हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि क्या रैलियां वर्चुअल हो सकती है, क्या जो वोटिंग है वो ऑनलाइन हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर वोटिंग की बात करें ममता, तो वोटिंग एक ऐसा पहलू होता है, चुनाव एक ऐसा समय होता है, क्रूशियल टाइम जिसे कहा जाता है। क्योंकि आप देखिए, ऑनलाइन अगर वोटिंग की जाएगी उसके लिए एक बड़ा संसाधन चाहिए। देखिए, हालांकि चुनावों के लिए जो पोल पे बूथिंग होती, बूथ पे पोल होता है, वहां पर अगर बात करें तो वहां के भी लिए बड़ा संसाधन की जरूरत है। लेकिन ऑनलाइन की अगर बात करें तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि जो वोट की गोपनीयता है उसको भी बरकरार रखना है। तो आप देखिए कि ये एक असंभव सी प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें एक बड़ा संसाधन लगता है, उसके लिए समय भी चाहिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तमाम तरीके की चीजें चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रैली को वर्चुअल तो किया जा सकता है, लेकिन अगर चुनाव को ऑनलाइन कराने की बात करें, चुनाव को आगे बढ़ाना ही ठीक होगा। देखिए, जनता की अगर बात करें तो आप देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो कोरोना का संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए कल कांग्रेस ने अपनी जो रैलियां थी उसको स्थगित कर दिया है। कल जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोडियाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 9 तारीख को प्रियंका की रैली उत्तराखंड में होनी थी उसको कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम स्थगित करते हैं, और जो हमारे तमाम कार्यक्रम है जिसमें भीड़ जुटने की आशंका है उसको हम स्थगित करते हैं। आप देखिए कि हरीश रावत की भी रैली होनी थी, उन्होंने भी उसको स्थगित कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो पार्टियां हैं वो कोरोना और पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए अपने कार्यक्रमों में कमी ला रही है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप देखिए, आज राजनाथ सिंह का कार्यक्रम होना है जिसमें राजनाथ सिंह उत्तराखंड में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको भी अगर ऑनलाइन किया जाता है, तमाम तरीके कोई और तरीके से किया जाता है, तो मुझे लगता है जो कोरोना का प्रसार इस वक्त बढ़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाता। ममता, चलिए संचित, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं और साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये जो रैलियां हैं क्या ये वर्चुअली नहीं हो सकती, क्या वोटिंग जो होनी है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती, ये तमाम सवाल पूछे गए हैं और 12 को इस पर जवाब देना है सरकार ने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल उत्तराखंड में जिस तरीके से बर्फ पड़ रही है, उसने बर्फ की सफेद चादर से इस वक्त वादियां ढकी हुई हैं और
हार्ट कपा देने वाली ठंड इस वक्त पड़ रही है। तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। तो इस तरीके से मौसम में परिवर्तन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। संचित संवाददाता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संचित, अगर बात मौसम की करें तो क्या नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए ममता, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें सबसे पहले, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम विभाग का जो अनुमान था वो बिल्कुल सटीक साबित ने कहा कि बर्फबारी होगी। और आप देखिए पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर लगातार बर्फबारी हुई। देहरादून की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बरसात की बात कही गई थी। और देखिए लगातार जो बारिश थी वो कल से हो रही थी। हालांकि आज थोड़ी धूप निकल आई है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की भी बात करें तो वहां पर अभी भी बर्फबारी जारी है। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उनका रुझान अब पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगा है। जो पर्यटक है उनकी तादाद उधर बढ़ने लगी है। तो जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती इस वक्त है, क्योंकि आप देखिए कि कोविड जो कर्फ्यू है या कोविड गाइडलाइन है उन सबका भी पालन करवाना है। साथ ही साथ जो पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जानकारी देने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सफेद मूसली, शिलाजीत और केसर जैसी बहुमूल्य जड़ी बूटियों और स्वर्ण भस्म जैसी बेशकीमती भस्मों से तैयार शुद्ध आयुर्वेदिक जॉली सनसेक्स गोल्ड कैप्सूल और तेल पुरुषों की अंदरूनी शक्ति और ताकत बढ़ाए। जॉली सनसेक्स गोल्ड कैप्सूल और तेल। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए।